हिंदी जगत को मेरा प्रणाम और बच्चों को ढेर सारा प्यार। अपना पूरा समय कुछ सीखने में लगाए। पिछले वीडियो में मैंने 10वीं कक्षा के पुस्तक से पहला पाठ बरसते बादल कविता के कवि परिचय संपूर्ण और संक्षिप्त रूप में दिया था। आज मैं कविता पाठ पूर्ण रूप से पढ़ाऊंगी। पाठ का उद्देश्य विधा, कविता में आए हुए नए शब्दों की जानकारी देते हुए कविता का पूरा सारांश आपको समझाऊंगी। मैं बहुत ही सरल शब्दों का प्रयोग करूंगी ताकि हिंदी क्षेत्र के बच्चे भी बहुत आसानी से इस कविता को समझें। अंत में मैं कविता का सारांश संक्षिप्त रूप में भी समझाऊंगी जो आपके परीक्षा की नज़र से उपयोगी होगा। चलिए अब विषय प्रवेश में चलते हैं। बरसते बादल। इससे पहले मैं शीर्षक को आपको समझाना चाहती हूँ। बरसते बादल यानी मेघ। मेघों के बरसने से ही वर्षा होती है ना। तो जो बादल बरस रहे हैं उन्हें बरसते बादल कहा है सुमित्रा पंत जी ने। जब बादल बरसते हैं वर्षा होती है तो सबका मन खुश भी होता है ना। तो इस प्रकार शीर्षक का नाम बरसते बादल रखा गया है। अब आपको समझ में आया है ना इसका अर्थ क्या है। तो चलिए अब विषय प्रवेश में चलते हैं। बरसते बादल कविता में कवि सुमित्रा नंदन पंत जी ने बारिश का और प्रकृति का वर्णन बहुत सुंदर ढंग से किया है। वैसे तो सब वर्षा देखते हैं, मैं और तुम सब, मगर एक कवि ही है जो भावुक होता है और भावुकता का वर्णन सुंदर शब्दों में कर सकता है जो सबके मन को छू जाते हैं। वर्षा ऋतु हमेशा सबकी प्रिय ऋतु रही है। वर्षा के समय प्रकृति की सुंदरता देखने लायक होती है। पेड़ पौधे, पशु पक्षी और मनुष्य सब खुशी से झूम उठते हैं। इसी सुंदरता का वर्णन यहाँ सुमित्रा नंदन पंत जी ने इस सुंदर कविता के द्वारा किया है। एक बात, जब भी मैं ये पाठ कक्षा में पढ़ाती थी तो जरूर वर्षा होती थी। तो मैं और बच्चे कविता को डायरेक्टली मतलब बारिश को देखते हुए इस कविता की अनुभूति करते थे। मुख्यतः कविता का उद्देश्य होता है सौंदर्य अनुभूति, तो ये ज़रूर होता था। बच्चों, आपसे निवेदन है कि अब शायद वर्षा हो रही हो अब भी आपके पास। अगर नहीं भी हो रही है तो इस वीडियो को आप जब भी वर्षा होगी तब बार बार सुनिएगा, आपको भी ऐसी एक अनुभूति प्राप्त करेंगे। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अब मैं इस कविता को पढ़ती हूँ, आप ध्यान से सुनिएगा। एक एक शब्द का अर्थ समझने की कोशिश कीजिए। कुछ समझ में नहीं आते हैं तो थोड़ा रेखांकित करते जाइए, मैं बाद में इसके अर्थ भी समझाऊंगी आपको। सुनिए। झमझम झमझम मेघ बरसते हैं सावन के, झमझम झमझम मेघ बरसते हैं सावन के, छम 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 गिरती बूंदे तरुओं से छनके, छम 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 गिरती बूंदे तरुओं से छनके, चमचम बिजली चमक रही रे उर्मे घन के, चमचम बिजली चमक रही रे उर्मे घन के, थम थम दिन के तम में सपने जगते मन के, थम थम दिन के तम में सपने जगते मन के। दूसरा चरण देखिए। दादुर टरटर करते झिल्ली बजती झंझन, दादुर टरटर करते झिल्ली बजती झंझन, म्याऊ म्याऊ रे मोर पीऊ पीऊ चातक के गण, म्याऊ म्याऊ रे मोर पीऊ पीऊ चातक के गण, उड़ते सोन बलक आर्ध सुख से कर क्रंदन, उड़ते सोन बलक आर्ध सुख से कर क्रंदन, घुमड़ घुमड़ गिर मेघ गगन में भरते गर्जन, घुमड़ घुमड़ गिर मेघ गगन में भरते गर्जन। तीसरा चरण। रिमझिम रिमझिम क्या कुछ कहते बूंदों के स्वर, रिमझिम रिमझिम क्या कुछ कहते बूंदों के स्वर, रोम सिहर उठते छूते वे भीतर अंतर, रोम सिहर उठते छूते वे भीतर अंतर, धाराओं पर धाराएं झरती धरती पर, धाराओं पर धाराएं झरती धरती पर, रज के कण कण में तृण तृण को पुलकावली भर, रज के कण कण में तृण तृण को पुलकावली भर। चौथा। पकड़वारी की धार झूलता है मेरा मन, पकड़वारी की धार झूलता है मेरा मन, आओ रे सब मुझे घेर कर गाओ सावन, आओ रे सब मुझे घेर कर गाओ सावन,
इंद्रधनुष के झूले में झूले मिल सब जन, इंद्रधनुष के झूले में झूले मिल सब जन, फिर आए जीवन में सावन मन भावन, फिर आए जीवन में सावन मन भावन। अच्छा है ना बच्चों। सुमित्रानंदन पंत जी ने बहुत ही सुंदर शब्दों का चयन किया है इस कविता में। आपको थोड़ा बहुत तो समझ में आया होगा। अभी जो भी नए शब्द है हम उसका परिचय आपको देंगे। तो अब हम कुछ नए शब्दों को पहचानेंगे और समझेंगे, फिर आपको कविता आसानी से समझ में आएगा। कविता में पूरे 4 चरण हैं। पहले चरण में देखेंगे क्या है नए शब्द। मेघ, मेघ का मतलब है बादल या घन भी। मेघ का मतलब है बादल। तरु, तरु का मतलब होता है पेड़। उर का मतलब है हृदय या मन। तम, तम का अर्थ है अंधेरा या अंधकार। दूसरे चरण में देखें दादुर, दादुर का मतलब है मेंढक, सब लोगों ने देखा होगा आपने। इस सोनबलक, सोनबलक एक तरह की पक्षी है, पक्षी का नाम है सोनबलक। गगन, गगन का मतलब है आकाश। और रज, रज यानी मिट्टी या धूल। वारी का मतलब है पानी, जो हमारा जीवन पानी पर ही निर्भर है। ये थे थोड़े नए शब्द जो इस कविता में आए हुए हैं। अब मैं कुछ व्याकरणांश भी भाषा की बात के अंतर्गत समझाती हूँ। आप गौर से सुनिए और हो सके तो नोट कर लीजिए अपनी कॉपी में। इस कविता में जो शब्द आए हैं पर्याय शब्द के अंतर्गत आए हैं मेघ, मेघ यानी बादल और घन। तरु, तरु के पेड़ और वृक्ष। उर, हृदय और मन। तम, अंधेरा या अंधकार। वारी, पानी या जल। गगन, आकाश और नभ। ये थे पर्याय शब्द। अब देखेंगे विलोम शब्द भी कुछ आए हैं इस कविता में। एक है दिन, दिन का विलोम शब्द होता है रात। भीतर, भीतर यानी अंदर, तो इसका विलोम शब्द है बाहर। और इसमें कुछ एक वचन मतलब वचन बहुवचन के शब्द आए हैं, जैसे सपना, सपना का बहुवचन होता है सपने। बूंद, बूंदे। धारा, धाराएं। झूला, झूले। और इसमें एक विशेष शब्द का उपयोग किया गया है इस कविता में, वो है रोम सिहर उठना। एक मुहावरा है। मुहावरे का प्रयोग वाक्य का सुंदरता बढ़ाने में या कुछ उसका प्रधानता बढ़ाने के लिए किया जाता है, एक शब्द के रूप में किया जाता है वाक्य के अंतर्गत। तो यहाँ कवि ने किया है रोम सिहर उठना, इस शब्द का प्रयोग किया है। तो बच्चों इसका अर्थ है उत्तेजित होना या रोमांचित होना। मैं आपको समझाती हूँ। मतलब जब भी हम कुछ नए विषय देखते हैं या कुछ किसी विषय को, किस चीज़ को देखकर उत्तेजित हो जाते हैं, तब हमारे जो तन पे जो बाल होते हैं वो उठ खड़े हो जाते हैं, उसको कहते हैं रोम सिहर उठना। तो ये थे कविता में आए हुए शब्दों की जानकारी और व्याकरणांश की जानकारी भी मैंने दिया है आपको। अब हम बरसते बादल कविता का सारांश सरल शब्दों में आप बताएंगे। ध्यान से सुनिए और समझिए, ठीक है। बाद में मैं सारांश का संक्षिप्त रूप में बताऊंगी। मैं बीच में आपको प्रश्न भी कर सकती हूँ। आप लोग अलर्ट रहिएगा, अच्छी तरह सुनते रहिएगा। बरसते बादल कविता सुमित्रा नंदन पंत जी ने लिखा है। उन्हें प्रकृति से अपार प्यार था। ये मैंने पहले वीडियो में आपको बहुत अच्छी तरह समझाया था सुमित्रानंदन पंत जी के बारे में, उनके जीवन के बारे में। तो उनकी जो रुचि थी प्रकृति के प्रति, उसी रुचि से उन्होंने प्रकृति का अंश लेकर इतना सुंदर कविता उन्होंने लिखा है। तो वर्षा ऋतु में प्रकृति की शोभा को अपने शब्दों में उन्होंने सुंदर ढंग से वर्णन किया है। वे कहते हैं सावन मास में जब मेघ बरसते हैं, यानी जब बारिश होती है, तब वर्षा की बूंदे तरुओं से होते हुए नीचे धरती पर गिरते हैं। यूँ तो हम सब लोग वर्षा को देखते हैं, लेकिन कवि की नजरों से अगर वर्षा को देखेंगे तो हमें ये सब विषय दिखाई देंगे। उन्होंने इतनी बारीक से उस वर्षा के बूंदों का वर्णन किया है। देखिए, वर्षा हो रही है मेघों से, और वो जैसे हो रही है, होते होते
वर्षा की बूंदें तरुओं पर गिर रहे हैं, तरुओं से छन के मतलब उस पे पड़कर फिर नीचे गिर रहे हैं। एक सुंदर सा भावना है ये। और साथ ही साथ बादलों के हृदय में बिजली चमक रही है। वे कहते हैं कि बादलों के हृदय में बिजली चमक रही है। इससे गगन में काले मेघ छा गए हैं। पूरा गगन मेघों से भरा हुआ है, पूरा काला। जब जोर की वर्षा होती है तो ऐसा दिखाई देता है। शायद आपने भी कभी ऐसा देखा होगा। तो क्या हो रहा है यहाँ आकाश में जब मेघ छाए हैं काले काले, तो पूरा लग रहा है जैसे अंधकार हो गया है। दिन में ही लोगों को आदत होती है ना, जब सो जाते हैं तो कुछ सपने देखते हैं। इसी तरह यहाँ दिन में काले मेघ छाने से सबके मन में सपने जगने लगे हैं, ऐसा सुमित्रानंदन पंत जी ने कहा है। साथ ही साथ दूसरे चरण में सुमित्रानंदन पंत जी कहते हैं कि मनुष्य के साथ साथ जो जीव जंतु पक्षी हैं, उनकी भी अजीब प्रतिक्रिया होती है जब बारिश होती है, क्योंकि इस जो प्रकृति है ये प्राणी कोटि का समाहार है। मनुष्य के साथ साथ प्रकृति पर हर प्राणी का अधिकार है। वे भी वर्षा के समय अपने आवाजों के साथ अपना हर्ष प्रकट करते हैं। तो वो कैसे, इसका वर्णन यहाँ सुमित्रानंदन पंत जी ने किया है। देखिए, वे कहते हैं, वर्षा के समय दादुर यानी मेंढक टर टर आवाज करते रहते हैं तो झिल्ली झनझन बजने लगती है। मोर तो खुशी से नाच उठता है और म्याऊं म्याऊं करते हैं। चातक का जो समूह होता है वो पीऊ पीऊ करने लगते हैं। सोनबालक पक्षी भी प्रकृति में वर्षा आने के बदलाव को समझकर क्रंदन करने लगे और आसमान में बादल घूम घूम कर विशेष गर्जन करने लगते हैं। तीसरा चरण, जब वर्षा होती है रिम झिम, तब बूंदों के स्वर बहुत ही सुंदर रहता है। ये बूंदे, वर्षा की बूंदे जब तन को छूती हैं, तब मन और तन दोनों उत्तेजित हो जाते हैं और रोम सिहर उठते हैं। वर्षा धाराओं के रूप में बरसने से मिट्टी के कण कण से नवधान या तृण भी पुलकित होकर बाहर निकलने लगते हैं। इस प्रकार इस चरण में कवि जी ने बीज से पौधों का उत्पन्न होने की विधि को वर्षा की देन बताते हुए सुंदर वर्णन किया है। जो अन्न उगता है ना, इस वर्षा के कारण ही उगता है, जो पूरे माँ प्राणी कोटि का आधार है। अंतिम चरण में सुमित्रानंदन पंत जी बहुत ही सुंदर सा वर्णन किया है। वे कहते हैं कि ये जो वर्षा हो रही है उसकी धार को पकड़कर उनका मन झूलने लगा है। वे चाहते हैं कि सब लोग मिलकर उन्हें घेर ले और उनके साथ साथ सावन के गीत खुशी से गाएं। वे भी कहते हैं कि इंद्रधनुष के झूले में झूले। कितना सुंदर विचार है देखिए कवि का, कि जो इंद्रधनुष दिखने में तो बहुत सुंदर लगता है, सबको शायद मन में लगता भी है कि उसको पकड़ ले, उसको छू ले। तो यहाँ उसी भावना को व्यक्त किया है कवि ने। वे कहते हैं कि उस इंद्रधनुष को झूला बनाकर झूलें सब लोग मिलकर। और इतने सारी खुशियां लाने वाली ये जो वर्षा ऋतु है, ये जो सावन में आता है, ऐसा सावन जो मन भावन है, बार बार हमारी जिंदगी में आती रहे, यही कवि की इच्छा है और सबकी इच्छा भी। तो बच्चों, ये था विस्तार रूप से बरसते बादल कविता का सारांश। शायद आपको समझ में आया होगा, आया है ना? बार बार सुनने से आपको बिल्कुल समझ में आ जाएगा। अब मैं एक दो प्रश्न पूछूं, शायद आप इसका उत्तर दे सकेंगे। ये जो सपने हैं कब जागने लगते हैं? हाँ, यस, ठीक कहा आपने। जो जब बादल छा जाते हैं दिन के समय में ही जो अंधकार सा लगने लगता है तो सपने जगने लगते हैं। और यहाँ कौन कौन से पक्षी और प्राणी का उल्लेख किया गया है? एक दादुर, मोर, चातक, सोनबालक। ठीक है, बहुत अच्छे। तो यहाँ कौन सा झूला झूलने के लिए कह रहे हैं सुमित्रानंदन पंत जी? बिल्कुल ठीक कहा आपने, इंद्रधनुष के झूले में झूलने के लिए कहा है। बहुत अच्छे बच्चों, आप लोग बहुत अच्छा समझ गए हैं। अब मैं इस सारांश को आपको संक्षिप्त रूप में और एक बार समझाऊंगी, ठीक है?
आप लोग बहुत ध्यान से सुनिए, श्रद्धा से सुनिए। बरसते बादल कविता पाठ है। इसे श्री सुमित्रानंदन पंत जी ने लिखा है। उन्होंने इस कविता में वर्षा ऋतु का सुंदर वर्णन किया है। वे कहते हैं, जब मेघ बरसते हैं तो आकाश में बिजली चमकती है, काले बादल छा जाते हैं और लोग दिन में ही सपने देखने लगते हैं। वे कहते हैं, भिन्न विभिन्न प्राणी पक्षी आवाज करते हुए वर्षा का स्वागत करते हैं, जैसे दादुर, मोर, चातक और सोनबला। सुमित्रानंदन पंत जी कहते हैं कि वर्षा की बूंदे जब तन को छूती हैं तब रोम सिहर उठते हैं और नए धान्य की उत्पत्ति भी वर्षा के बूंदों से होने लगती है, जो हर प्राणी को अत्यंत आवश्यक है। कवि प्रसन्नता पूर्वक सावन का आह्वान करते हैं और कहते हैं कि सबके जीवन में बार बार सावन आनी चाहिए। तो बच्चों, मैंने कविता का वर्णन विस्तार और संक्षिप्त दोनों रूपों में आपको समझाया है। आप पूर्ण रूप से अब इस कविता को समझ लिए हैं, है ना? बहुत अच्छा। अब आपको एक छोटा सा गृह कार्य, बहुत आसान। आप इस वीडियो को बार बार देखिए, श्रद्धा पूर्वक सुनिए। फिर अभी मैं कुछ शब्द बताती हूँ, उन्हें आप मनोरेखा चित्र के माध्यम से आप एक कॉपी लीजिए, उस पर मैं ये जो शब्द कह रही हूँ उनको लिख लीजिए। फिर जो आपने समझा है इस वीडियो को देखकर, सुनकर, उन शब्दों को जोड़ते हुए वाक्य बनाने की प्रयत्न कीजिए, ठीक है? फिर आप खुद स्वयं अपने आप इस कविता का सारांश 8 से 10 वाक्यों में लिख सकेंगे। ठीक है बच्चों, करेंगे ना प्रयत्न? तो ये रहे शब्द, आप सुनिए, नोट भी कर लीजिए। बरसते बादल, सुमित्रानंदन पंत। वर्षा ऋतु, बादल, बूंदे, बिजली, सपने, दादुर, चातक, मोर, रोम सिहर उठना, कण कण, झूला और इंद्रधनुष। तो ये थे शब्द, मैंने जैसा आपको कहा है। मैं एक उदाहरण भी बताती हूँ अभी, जो मैंने शब्द दिए हैं आपको, बरसते बादल और वर्षा ऋतु, मैंने इन दोनों को जोड़कर एक वाक्य बना है। देखिए, बरसते बादल कविता पाठ में वर्षा ऋतु का वर्णन है ना बच्चों? बहुत सरल। तो आप इसी तरह शब्दों को जोड़कर वाक्य बनाते जाइए, आप इस प्रकार सारांश लिख सकेंगे। इस वीडियो को आप बार बार देखने से और सुनने से आपका जो अभ्यास कार्य दिया गया है पाठ के अंत में, आप उनका उत्तर भी आसानी से दे सकेंगे, जो मैंने पहले ही बताया है, अर्थ, पर्याय शब्द। ठीक है बच्चों? तो अब देखेंगे आप लोगों ने कितना समझा है और आप खुद अपनी परीक्षा कर लीजिए। ये था बरसते बादल पाठ। अगले पाठ के साथ मैं फिर मिलूंगी। अभी विदा लेती हूँ मैं, शारदा। धन्यवाद।